विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी तो मांगी थी, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर यह बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह के मुताबिक उन्होंने कानून में मौजूद विकल्पों के तहत दया याचिका डाली है, जिसे माफी नहीं कहा जा सकता। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाले सावरकर को बदनाम किया गया है। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, योगी अरविंद को निशाना बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह और मोहन भागवत के बयानों के बाद सावरकर पर एक बार फिर देश में बहस छिड़ गई है। इससे बड़ा पैनल और इससे विश्वसनीय पैनल इस बहस में नहीं हो सकता। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे। तुषार गांधी परपोते हैं ये महात्मा गांधी के। तुषार गांधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत सावरकर जो कि पोते हैं विनायक दामोदर सावरकर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। अतुल अंजान नेशनल सेक्रेटरी है सीपीआई के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रतन लाल एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रशांत शाही रिसर्चर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत सावरकर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। किताब सावरकर पर और उसके बाद वहां पर रक्षा मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने ही सलाह दी थी कि सावरकर इस तरह की दया याचिका आगे बढ़ाएं। अब इस पर कांग्रेस का यह कहना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे तो 1911 जेल में जाने के 1.5 महीने बाद से ही जो दया याचिका कह लें या फिर माफीनामा जो भी उसे कह लें, जो अंग्रेजों के सामने रखा गया था सावरकर की तरफ से, आखिर महात्मा गांधी से सलाह उस पर कैसे ली गई जब वो इंडिया उस वक्त आए ही नहीं थे? इन तमाम आरोपों पर आपका क्या जवाब होगा रंजीत जी? पहली बात तो यह है कि वो माफीनामे नहीं थे, वो सभी क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए उन्होंने आवेदन पत्र किए थे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, यहां ऑन रिकॉर्ड गांधी जी का एक खत है 1920 का। मेरे दादाजी मतलब वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण राव सावरकर को उन्होंने 25 जनवरी 1920 में लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपको सलाह देता हूं कि एक पिटिशन आप एक और लिखे और उसमें स्पेशलाइज करें कि उनके जो क्राइम्स है वो राजकीय क्राइम है। और उसके बाद गांधी जी ने 2 लेख लिखे थे मार्च 1920 और अप्रैल 1921 में। उसमें यह स्पष्ट होता है कि जो भी आवेदन सावरकर जी ने किए थे 1911 आप कहती है, मैं 13 कहूंगा, 13 के आगे से, तो उसमें जो भी बातें कही है उनमें वो गांधी जी को पता है, वो गांधी जी को मान्य, उनका विरोध तो नहीं, वो उन्होंने ऊपर से मान्य किया है। तो सावरकर जी के जो आवेदन है उसे गांधी तो माफीनामे नहीं समझते थे, इसीलिए तो उन्होंने उन्हें और एक माफीनामा, मतलब जो ये लोग कहते हैं वो भाषा में और एक आवेदन कहने को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। I suggest, however, you are framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that offences committed by your brother was purely political. तो ये गांधी जी का लेटर है, तो इट प्रूव्स कि उनका ऐसे आवेदन पत्र करने को विरोध नहीं था। इतना ही राजनाथ जी के स्टेटमेंट से अर्थ लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। जी रंजीत जी, 2 बातें आपसे स्पष्ट करेंगे जिसके बाद अन्य लोगों के पास जाएंगे। देखिए, ये चिट्ठी उन्होंने उनके भाई ने लिखी थी, तो दामोदर सावरकर के साथ उनका कोई डायरेक्ट इस पर बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सलाह पर, तो माने कि उनके भाई के जरिए सलाह उन तक पहुंची थी। दूसरी बात, इसमें वो ये भी कहते हैं, जो महात्मा गांधी पर का जवाब उस पर आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साफ परिस्थिति में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आपने मदद जरूर मांगी है, लेकिन मैं स्पष्टता कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ये जो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये उनके भाई के साथ हुआ है। जी नहीं, मैं फिर कहता हूं कि इससे मैं इतना ही अर्थ लूंगा, ये करस्पॉन्डेंस और ये इससे, कि सावरकर जी के आवेदन पत्रों को गांधी का समर्थन था, इसलिए कांग्रेस अभी जो उसको विरोध कर रही है उसमें कोई खास मुद्दा नहीं है। लेकिन ये 11 और 15 वाला कैसे समझाएंगे सर? 1911 में वो जेल गए थे अंडमान, जिसके 1.5 महीने के बाद पहला ये जो देखो एक जी, ये कौन से वर्ष की बात है? नहीं, वो ऑल दिस डिमांड्स, उनके जो लेख है उसमें से स्पष्ट होता है कि सावरकर जी ने कुछ डिमांड की होगी, वो सब गांधी ने कोट की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी उन्हें सरकार ने नहीं छोड़ा, मतलब पिछले आवेदन पत्रों से गांधी वाकिफ थे।
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सावरकर जी एक स्वतंत्र प्रतिभा के नेता थे, उन्हें गांधी के सलाह की आवश्यकता नहीं थी, मगर उस समय गांधी ने उनके भाई को सलाह दी कि और एक आवेदन पत्र करे। ये मायना रखकर इतना ही उसका अर्थ लेना चाहिए कि सावरकर भी स्वतंत्र थे, गांधी भी स्वतंत्र थे। तो सावरकर जी को जो आवेदन थे उनको गांधी की सम्मति थी और उन्होंने और एक आवेदन करने को कहा, ये इसमें से अर्थ मैं लेता हूं। दूसरी मुख्य बात जो मैं पूछना चाह रही थी उसमें यह है कि वो पेंशन लेते रहे, बल्कि उसके बाद जब वो पुणे गए और अलग जगह पर उन्हें घर भी दिया गया अंग्रेजों की तरफ से, ये आरोप है कि उन्हें घर भी अंग्रेजों की तरफ से दिया गया जहां नजरबंद करके रखा, और वो पेंशन भी लेते रहे और उसको भी बढ़ाने के लिए वो चिट्ठियां लिखते रहे। जी, उनको घर दिया गया ये सरासर झूठ बात है, पेंशन भी झूठ बात है। उन्हें एक राज्यबंदी होने के कारण मतलब उसको स्थानबद्ध उन्हें करके रखा था रत्नागिरी में। ऐसे पॉलिटिकल डिटेनीज एक कैटेगरी होती थी और सभी पॉलिटिकल डिटेनीज को एक निर्वाह भत्ता मिलता था, जिसका जो सावरकर जी को 1.5 साल के बाद, शुरू से 1.5 साल के बाद दिया गया, और दूसरों को जब वो भत्ता 150 रुपए महीने तक मिलता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली भी स्थानबद्ध थी तो उन्हें 1000 रुपए तक भी भत्ता मिलता था। तो सावरकर जी को सिर्फ 60 रुपए मिला, और ये किसी भी राज्यबंदी को भत्ता देकर सरकार उस पर उपकार नहीं करती थी। वो फैमिली साइज और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर पर्सन ये भत्ता तय होता था, और वो पूरा सरकार देती थी, क्योंकि सरकार आपको एक जगह डिटेन करके रख रही है, सरकार आपको आपकी उपजीविका का साधन नहीं कर देती। सावरकर बैरिस्टर थे, उन्हें कोर्ट में प्रैक्टिस करने हाईकोर्ट ने मना किया था, तो इसलिए अगर वो जेल में होते तो सरकार उनका खर्चा करती। ये भाव से वो पॉलिटिकल डिटेनीज का भत्ता है, आप कहीं भी चेक कीजिए, कुछ हजार लोगों को ये भत्ता मिलता था पॉलिटिकल डिटेनीज, जो जलियांवाला बाग के बाद में जो कामागाटा मारूशिप से जो लोग आए उनको भी मिलता था, पंजाब के डिटेनीज को मिलता था, बंगाल के डिटेनीज को मिलता था। तो ये भत्ता मिलता था, पेंशन नहीं मिलता था, और उन्हें घर देने की बात तो पूरी झूठ है। ठीक है, अब अन्य लोगों, संबित पात्रा जी आपके पास। एक बात मैं कहता हूं कि सावरकर जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी, एक सेकंड, सावरकर जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त की और उसके बदले में वो सिर्फ 60 रुपए भत्ता मांगेंगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। ठीक है, संबित पात्रा जी आपके पास आते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की ही सलाह पर यह दया याचिका आगे की गई थी, बदनाम किया जा रहा है सावरकर को, तो क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है? अब सवाल यह है कि हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये सच्चाई है कि 9 बार ऐसी दया याचिका कह ले या फिर हाश लगा के हम उसे माफीनामा कह ले, ये तो अंग्रेजों की तरफ रखा ही गया था उनकी तरफ से। देखिए अंजना जी, पहले तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ इस बात की हो रही है कि हम जैसे साधारण लोग, मुझ जैसा एक साधारण प्रवक्ता वीर सावरकर जैसे एक महान पुण्यात्मा के ऊपर डिबेट कर रहा है। देखिए ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिबेट होना चाहिए, मगर मैं 2-4 दिन से देख रहा हूं जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सावरकर जी के लिए किया जा रहा है, और कुछ अरसे से एक कालखंड में जिन शब्दों का प्रयोग वीर सावरकर जी के लिए किया गया है, ये कष्टदायक है, ये चिंताजनक है कि आखिरकार वह व्यक्ति जो अपने जीवन काल में 28 वर्ष की उम्र में जिसको 2 कारावास मिले, आजीवन कारावास, पहला भारतीय जिसको आजीवन कारावास 2 बार मिले, 50 वर्ष तक कारावास में रहने का दंड, जिसको काला पानी की सजा में रहना पड़ा, और जो भी सेल्यूलर जेल में गया होगा उसने देखा होगा कि एक छोटे से कमरे में किस प्रकार 13 वर्ष गुजारे, 10 वर्ष लगभग, उसके बाद बाकी जेल में किस प्रकार सावरकर ने गुजारे। उनके सामने लोगों को फांसी दी जाती थी, यातनाएं की जाती थी, ताकि वो जो शब्द और चित्कार लोगों के हैं वो सावरकर के कानों में पड़े और सावरकर अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे। कोल्हू की बैल के तरह उनको काम कराया जाता था और तेल निकाला जाता था। कोल्हू का बैल तेल निकालता है, ये सावरकर जी करते थे। उसके बावजूद इस देश में 70 वर्ष के बाद आज हम सावरकर के ऊपर यह डिबेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं जो प्रश्न आपने पूछा है उस पर बताऊं, मैं महात्मा गांधी जी ने सावरकर के लिए क्या कहा 1921 में, और मुख्यतः क्योंकि अंग्रेजी में ये किताबें लिखी गई और अंग्रेजी में कहा गया, मैं हूबहू अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं, और मैं कोट करता हूं, He is clever, he is brave, he is patriot. The evil in its hidden form of the present system of government he saw much earlier than I did.
he is in the Andamans for having loved India too well. Under a just government, he would be occupying a high post. ये महात्मा गांधी कहते हैं। आज की कांग्रेस पानी पी पी के कोस रही है सावरकर जी को। आप इंदिरा गांधी जी को देखिए, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, मैं यह भी पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 1966 में जब सावरकर जी ने देहांत हुआ उनका, जब उन्होंने देहत्याग किया, तो उसके पश्चात इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा है, मैं कोट करता हूं। It removes from our midst a great figure of contemporary India. His name was a byword for daring and patriotism. Mr. Savarkar was cast in the mold of a classical revolutionary and countless people drew inspiration from Veer Savarkar. ये खुद इंदिरा गांधी जी ने कहा। और तो और मैं इंदिरा गांधी जी की एक और चिट्ठी है, और एक चिट्ठी दिखाना चाहूंगा मैं दर्शकों को। ये इंदिरा गांधी जी की चिट्ठी है 1980 की, मई 1980 की। और इंदिरा गांधी उसमें सावरकर जी के लिए क्या लिखते हैं, 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी लिखती है, I have received your letter of 8th May 1980, उनके संस्था को। वीर सावरकर्स daring defiance of British government has its own importance in the annals। हाँ, ये चिट्ठी तो है, वही पढ़ रहा, चिट्ठी तो मैंने दिखाया आपको, जी, वो पूरा कर ले, फौरन आपके पास सुन लीजिए। Veer Savarkar's daring defiance of the British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. 11,000 रुपए इंदिरा गांधी जी ने डोनेट किया था 70 की दशक में, आज के हिसाब से 5-6 लाख रुपए होंगे वीर सावरकर जी के लिए। और तो और एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप, डाक पत्र जारी किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा 70 की दशक में वीर सावरकर के लिए। उसके बाद आज की कांग्रेस, इसका कारण एक ही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। क्योंकि हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और जो कहा गया ना हिंदुत्व के आइडियोलॉजी, हिंदुत्व मतलब कोई आतंकवाद नहीं है। हिंदुत्व का मतलब सभी को लेकर जो मूल धारणाएं इस राष्ट्र की है, इस राष्ट्र की मूल धारणाओं को आगे बढ़ाते हुए चलना। अगर उस भाव को प्रतिपादित किया वीर सावरकर ने, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए सावरकर को धता बताया जाए। सुभाष चंद्र बोस को भी धता बताया गया बहुत वर्षों तक, भगत सिंह को भी। एक यूपीएससी के पेपर में कांग्रेस के समय भगत सिंह को टेररिस्ट बताया गया। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का एक ही मत है कि जवाहरलाल नेहरू ही सर्वे सर्वा है, बाकी सबको डस्टबिन में डालो और जवाहरलाल नेहरू को ऊपर करके दिखाओ। ठीक है, तो लंजान जी, 18 जनवरी 1980 जो चिट्ठी सावरकर के भाई नारायण राव लिखते हैं, उसमें उन्होंने पूरा व्याख्या की कि उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, बताइए क्या करना चाहिए। उसमें फौरन 25 जनवरी को ही महात्मा ने जो चिट्ठी लिखी थी वापस, उसमें कहा था आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह से राजनीतिक है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले एक पत्र में कहा था, मैं इस मामले को अपने स्तर पर भी उठा रहा हूं। तो सावरकर की रिहाई को लेकर महात्मा की क्या सोच थी, ये तो इसमें दिख रहा है। क्या गलत है जो कहा है रक्षा मंत्री ने, और जो आरोप है कि आप लोग जानबूझकर डिमोनाइज करते हैं सावरकर को। पानी पी जिस कांग्रेस पार्टी के प्रति इतनी घृणा के साथ इतने शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि उस कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी जी के बारे में इतना प्रेम उमड़ा है आरएसएस और बीजेपी में, कहा नहीं जा सकता। वीर कहां थे सावरकर? कोई आदमी माफी मांगेगा तो वीर हो जाएगा? वो अकेले सेलुलर जेल में थे क्या? कामागाटा मारू से आए हुए गदर पार्टी के कितने लोग, सोहन सिंह भकरा से लेकर तमाम लोग वहां जेल में थे। उन्होंने क्यों नहीं दया याचिका लिखी? अरे भाई, यहां भूखों मर गए। संसद के अंदर, ब्रिटिश संसद में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटकेश्वर दत्त बिना इलाज के मर गए, सारा जीवन पेंशन नहीं मिली उनको पेंशन नहीं मिली। वो भी सेलुलर जेल में थे, वो भी देश की जेलों में थे। और 28 साल की उम्र में क्रांतिकारी हो जाने की कहावत, ऐ आरएसएस के मित्रों, देश में 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए भगत सिंह, उसके बारे में क्या कहोगे? उतना बड़ा 18 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में 19 साल की उम्र में जेल में पकड़ा गया, लाला लाजपत राय के हत्यारे ब्रिटिश को, सैंडर्स को मिटा दिया और देश में सोई हुई आत्मा को जगा दिया। उससे बड़ा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी कौन था? उसके आगे वीर लिखाना क्या बात है? वीर कहां थे? मुझे बताइए ना, 9 दरखास्त लिखना वाला आदमी वीर कहलाएगा?
माफीनामा लिखने वाला आदमी वीर कहलाएगा? 60 रुपए पेंशन क्यों लेते थे भाई, और लोग नहीं? रंजीत जी, आप दोनों बातों का अगर जवाब दें, उसके बाद में समय जी फौरन आऊंगी। एक तो पेंशन वाले सवाल पर वो पूछ रहे हैं, और दूसरा सीधे लिंक कर रहे हैं महात्मा की हत्या से। नहीं, पेंशन का तो मैं कह चुका हूं कि वो पेंशन नहीं था, वो एक अलाउंस था, वो हजारों लोगों को मिलता था। इतनी बार बोलने के बाद भी अगर ये ऐसे पेंशन बोलते रहेंगे तो ऐसे लोगों से क्या कहना कि जो तो मतलब मैं सोए को जगा सकता हूं, इनको नहीं जगा सकता हूं। दूसरी बात, माफीनामे की, मेरा चैलेंज है कि इनके पूरे जो लेटर्स है, देवर पिटिशन फॉर द जनरल एमनेस्टी फॉर ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ब्रिटिशों ने अपने रिकॉर्ड में ऐसा ही लिखा है। विक्रम संपत ने ये पूरे आवेदन पत्र उनके वॉल्यूम 1 ऑफ बायोग्राफी ऑफ सावरकर में पब्लिश किए है, उसमें कहीं पे भी माफी नहीं है। मैं एक ही आपको दिखाना चाहता हूं, सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक जो गृह मंत्री थे वो लिखते हैं, दिस इज इट वाज ए मर्सी पिटिशन, क्योंकि वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर थी और उसका नाम था। तो वो कहते हैं कि सावरकर पिटिशन इज वन फॉर मर्सी, ही कैन नॉट बी सेड टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस। ये देखो, ही कैन नॉट बी सेड टू एक्सप्रेस रिग्रेट और रिपेंटेंस नहीं है तो कैसी माफी हो गई? ना मैं याचना कर रहा हूं, ना खेद कर रहा हूं, ना मेरे व्यवहार के प्रति। उल्टे तो सावरकर कहते हैं आगे कि ब्रिटिशों ने हमारी कंडीशन इतनी खराब की कि हमें शस्त्र हाथ में लेने पड़े। तो वही ऐसे लेटर कभी माफीनामे कहलाए जाएंगे जो ब्रिटिशों के ऊपर टीका करते हैं, तो उसमें कोई माफी नहीं है। अतुल जी, 1966 में अगर कपूर कमीशन ने डायरेक्टली कुछ भी कंप्लिसिट माना होता या फिर उनको इसमें दोषी पाया होता, तो फिर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होती ना। उसमें भी अंत में यही कहा गया कि जो जांच हुई वो ठीक से नहीं हुई, तभी तो ये परिस्थिति है ना। अतुल जी, देखिए, हम लोग अब इस नतीजे पर पहुंच जाएं और यहां से घोषणा कर दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या ही नहीं की गई, आसमान से कुछ छुपी हुई शक्तियों ने, सरपेंट पावर्स ने, अदृश्य शक्तियों ने उन पर गोली चला दी। नाथूराम गोडसे ने नहीं मारा, मनोहर आप्टे ने नहीं मारा। यही कहकर के आज हम इस निर्णय पर पहुंच जाएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर मारा किसने? माफीनामा कहते हो कि गांधी के कहने पर लिखा? गांधी जी ने माफीनामा के लिए आपको प्रेरित किया और आपने उस गांधी जी के खिलाफ क्या भूमिका देखते हैं? अतुल जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, उनकी हत्या के रिस्पेक्टफुली एक काउंटर क्वेश्चन है। आप दामोदर सावरकर की क्या भूमिका देखते हैं? मतलब गोली तो जाहिर तौर पर नाथूराम गोडसे ने दागी, सावरकर की क्या भूमिका है जो आप कह रहे हैं? सावरकर की भूमिका उनको प्रेरित करने की थी। जिस तरह के लेख वो लिखते थे, जिस तरह की भावनाएं व्यक्त करते थे, जिस तरह से लिखा गया इस किताब में कि अगर वो आदमी जिंदा होता तो पार्टीशन नहीं होता, जिस तरह से झूठी बात। अरे कौन आदमी है आरएसएस में, कौन आदमी है हिंदू महासभा में जिसने 10 साल आजादी की लड़ाई के लिए जेल काटे हो? एक उच्च परिवार, अच्छे परिवार, एक बैरिस्टर होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल से ज्यादा जेलें काटी है ब्रिटिश राज में। उनको बदनाम करने की, कभी कहते हैं वो महिला प्रेमी थे, कभी कुछ एक भारत के अरे भाई, देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस ने कहा था कि मत शामिल हो। ये है किताब आरएसएस के लोगों, ये आपकी सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ बंच ऑफ थॉट जिसे गोलवलकर ने लिखा है, और इसमें साफ लिखा है कि हमें राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना है। अब एक बार जवाब ले लेते हैं। कोट करने दीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। किताब को कोट कर रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने ही प्रेरित किया नाथूराम गोडसे को महात्मा को मारने को। तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि माफीनामा ही था और साथ ही देखिए अंजना जी, हाँ कोई बात नहीं, अंजना जी बड़े ध्यान से सुना, मैंने बहुत पेशेंस के साथ सुना, थोड़ा पेशेंस के साथ मेरा जवाब सुन लिया जाए। पहली बात अंजना जी, मैं आज तक के व्यूअर्स को कहना चाहूंगा और यहां भी डिबेट में कहना चाहूंगा, हम लोगों को किसी को भी यहां राष्ट्रवाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, आप निकाल लीजिए, अभी सारे आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे न्यूज़पेपर के फिलहाल के। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था और वीएस अच्युतानंदन, जो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जब उस समय वो एक छोटे से पद पे थे कम्युनिस्ट पार्टी में, उन्होंने कहा कि हम ब्लड डोनेट करेंगे भारत के सिपाही के लिए, तो उनको डिमोट किया गया, क्योंकि उस समय रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का कि भारत के सिपाहियों के लिए नहीं, चाइना के साथ खड़ा होना है। ये यहां पर आके वीर सावरकर पर बोलेंगे, ये हिंदुस्तान के विषय में राष्ट्रवाद हमें सिखाएंगे और हम इनसे सीखेंगे।
और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कपूर कमीशन किसी को नहीं मानेंगे। एक अतुल अंजान कमीशन यहां चलेगा, हम उनसे सवाल पूछेंगे, बताइए महात्मा गांधी को किसने मारा, वीर सावरकर ने मारा कि नहीं मारा, और ये बताएंगे, हम सुनेंगे। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए ना, ये कम्युनिस्ट और सुप्रीम और ये जो कांग्रेस पार्टी है इनकी कोर्ट चलाइए। अब मैं विषय पे आता हूं। अंजना जी, याचिका, चिट्ठी, सब पे बात हो रही है, क्या कारण है? अभी बहुत सारे, अतुल अंजान जी ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, बटुकेश्वर दत्त जी का उदाहरण दिया, भगत सिंह जी का उदाहरण दिया। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि लाठी डंडे अंग्रेजों के खाए लाला लाजपत राय ने, प्राण त्यागना पड़ा लाला लाजपत राय को, फांसी पे चढ़े भगत सिंह, गोली खाई चंद्रशेखर आजाद ने, और काला पानी का सजा काटा वीर सावरकर ने, मगर सत्ता मिल गया जवाहरलाल नेहरू को। क्यों मिल गया? उनको क्यों नहीं डंडे पड़े? उनको क्यों नहीं फांसी पे चढ़ा दिया गया? और आप बोल रहे थे महिला प्रेमी, मैं नहीं बोल रहा हूं महिला प्रेमी, क्योंकि आपने याद दिलाया है लेडी माउंटबेटन हाँ महिला थी, और लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में क्या चिट्ठी और पत्राचार हुए हैं वो भी म्यूजियम में मौजूद है। अगर आप एक याचिका में जाकर के खोज सकते हैं कि कौन कापुरुष है और कौन पुरुष है, तो यहां पर यह भी खोज लीजिए जाके, यह भी चिट्ठी मौजूद है, मूवीज बनी हुई है, नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच में नेटफ्लिक्स में मौजूद है। बोलिएगा तो मैं इस डिबेट के बाद ट्वीट कर दूंगा नेटफ्लिक्स में, जो कि आज पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं, नेहरू और लेडी माउंटबेटन के विषय में क्या बोला जा रहा है। इसलिए ये सब बातें छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, यही अनन्य सत्य है, और इस सत्य को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले सत्य। दो ऐसे मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, एक सेकंड सर, आपको टोकना पड़ेगा। तुषार गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, और रंजीत सावरकर जी हमारे साथ पोते दामोदर सावरकर के जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए तुषार गांधी जी, दोनों को दिखाइए। तुषार गांधी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, रंजीत जी ने कहा कि वो माफीनामा नहीं था, वो एक संयुक्त दया याचिका सभी के लिए था, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात बार बार आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अलाउंस था जो सभी को मिल रहा था, और जो रत्नागिरी में घर उनको देने की बात आपने कही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको बस वहां पर नजरबंद किया गया था। तुषार जी, क्या कहेंगे आप? क्रिएटिव नाम देने की आदत है, कोई भी नाम से उसको बुला ले, जो कहा है, जो वास्तविक है, वो माफीनामा, पेंशन और खाने पीने के लिए सरंजाम, वो वही होगा उसका मतलब, उससे कोई और मतलब नहीं हो सकता। उनको जो पसंद हो वो नाम देने की आजादी उनको है। वो तो कह रहे हैं कि महात्मा के सलाह पर उनके भाई, जो विक्रम संपत ने भी अपनी किताब में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी लिखी थी 18 जनवरी को नारायण राव ने, उनके भाई ने, जिसके जवाब में महात्मा ने कहा था कि मेरे लिए कठिन है कुछ कहना, लेकिन आप एक याचिका उनसे लिखवाइए जिसमें कहिए कि ये राजनीतिक अपराध था और मैं भी यहां पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। तो ये जब 1911 से लेकर सिलसिला शुरू हुआ था, तब किस महात्मा ने उनको सलाह दी थी, वो भी बता दे। ठीक है, सवाल सीधा है। रंजीत जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, 1911 में जब वो अंडमान में जेल में गए, उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने पहली ऐसी दया याचिका वाली चिट्ठी डाल दी थी, जिसको माफीनामा कहे, दया याचिका कहे, वो चिट्ठी डाल दी थी। तब उन्होंने कैसे बापू से सलाह ली थी, क्योंकि बापू तो आए ही थे 1915 में, महात्मा गांधी 11 से 15 तक, क्योंकि कुल तो उन्होंने 9 ऐसे बापू से सभी चिट्ठियां सलाह पे लिखी है जी। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी की सलाह ली, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सभी जो क्रांतिकारियों को रिहाई के लिए जनरल एमनेस्टी पिटिशंस जो किए हैं, उसको गांधी का समर्थन था, ये गांधी के लेख से दिखता है। और 25 जनवरी 1920 की गांधी की जो चिट्ठी है, वो स्पष्टता गांधी भी कहते हैं कि आप भी पिटिशन करो, तो गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट पिटिशन। तो ये गांधीवादी क्यों उसके अगेंस्ट है? क्यों अपने बापू पे विश्वास नहीं किया उन्हें? क्या बापू ने गलत काम किया, अब ये सुधार रहे उनके? तो मैं बापू के जीवन का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बापू ने 25 के एक लेटर है, देखो उदाहरण मत दो, मेरे पास लेटर है, हम आवेदन पत्र की बात करें, आप एक एक सेंटेंस वहां से विदाउट रेफरेंस आप ले रहे। मेरे पास अभी पूरा एक किताब पढ़ी रेजिनाल्ड कडॉक ने सावरकर के आवेदन पत्रों के बारे में क्या क्या लिखा है, इसमें पूरे हर कॉमेंट्स पढ़े हैं कि सावरकर कितने खतरनाक है, उन्हें कैसे बंद करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दूसरे क्रांति को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं इस मुद्दे पे जो मुद्दा जो चल रहा है, तो गांधी ने कहा है तो कहा है, उससे आपको क्या शर्म आ रही है कि एक लेटर लिखा था गांधी ने, तो उसमें लिखा है सीधा
कि आप एक ब्रीफ एप्लीकेशन करो, तो एप्लीकेशन तो किया तो उसका ऑब्जेक्शन है, गांधी ने कहा तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। क्या ये बात क्या चल रहा है ये? ठीक है जी। तुषार, मैं बापू के जीवन का एक वाकया ही बताना चाहता हूँ कि उनका जो मान्यता थी वो क्या थी। और ये दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जो बापू को गिरफ्तार किया था सत्याग्रह के दरमियान और जेल में थे, तब बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक वक्त ऐसे लग रहा था कि बा बचेगी नहीं। तो बापू के सहयोगी जो फिनिक्स में उनके साथ रहते थे, अल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र लिखा था और कहा कि बा अब बचेगी ऐसा लगता नहीं है, तो आप सरकार से माफी मांगकर, रियायत मांगकर पार्डन ले लीजिए और बा के पास आ जाइए ताकि आखिरी वक्त में आप बा के पास रह सके। ये चिट्ठी जब बापू को जेल में मिली तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत यातना हुई, पर उन्होंने उसका जवाब कस्तूरबा को चिट्ठी लिख किया और कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत, और उसका वो संबोधन था मेरी प्यारी कस्तूर, और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और शायद तुम बचोगी नहीं, पर मैं मजबूर हूं, मैं जिस युद्ध में पड़ा हूं सरकार के साथ उससे दगा नहीं कर सकता क्षमा मांगकर और दया की भीख मांगकर, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मेरी जेल की सजा काटनी है, क्योंकि अगर मैंने और कुछ भी किया तो जिस सिद्धांतों के लिए मैं लड़ रहा हूं उसके साथ दगाबाजी होगी, इसलिए मुझे माफ करना। तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मुझे बहुत यातना होगी, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। ये बापू की आस्था थी और ये आस्था रखने वाला इंसान ये कहे कि नहीं, दया की भीख मांग के छूट जाना बहुत अच्छी बात है, वो मानने लायक नहीं है। उन्होंने दूसरों के लिए वो सलाह दी, उसमें मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उसके पहले ही सावरकर ने तो दया याचना, क्षमा याचना की एक आदत सी डाल दी थी और वो निंदनीय है, क्योंकि शहीद भगत सिंह का नाम लिया गया था तो शहीद भगत सिंह ने तो अपने बचाव के लिए मर्सी पिटीशन डालने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं क्रांतिकारी हूं और मेरी शहादत ही मेरी मिसाल बनेगी और इसीलिए मैं शहीद बनना चाहता हूं। तो उस जज्बे के साथ एक जो क्रॉनिकली माफी मांगने की आदत वाला इंसान हो, उसका कंपैरिजन हो तो फिर वो टिका के पात्र है। ठीक है, इसका एक जवाब रंजीत जी, क्योंकि वो कह रहे हैं देखिए सवाल तो राष्ट्रवाद के उस जज्बे का है ना जहां प्राण की भी आहुति दी जाती है मुल्क और मुल्क की आजादी के लिए। ऐसे में उन्होंने उदाहरण दिया कि आहुति की बात सावरकर जी को समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्राण की आहुति की बात सावरकर जी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने वो कई बार की है। मैं कहता हूं कि माफी कहां है दिखा दो। मैं तुषार जी के साथ कई डिबेट्स में मैं सारे रखा हूं, मैंने कहा कि मैं मेरे पेपर्स लेके आता हूं, आप दिखाओ, पेपर लेके आओ, आमने सामने बैठो, डिबेट करो कॉमन, तो वो हर बार इसे नकारते रहे। मैं आपके माध्यम से उन्हें आज खुली चुनौती देता हूं कि तुषार गांधी, रंजीत सावरकर के सामने आपके कागज लेके आओ, जो भी पुरावे लेके आओ, अगर आपने सिद्ध कर दिया कि सावरकर ने माफी मांगी है तो मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा और मैं यह सिद्ध करूंगा कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी, और माफी मांगी है, गांधी के लेटर्स भी मेरे पास है। आज तक हम लोग ये लाते नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पुरुषों को मैं गलत मानता हूं कि उनके कोई काम है तो मैं उसे उजागर करूं, मगर अगर मजबूर किया गया तो फिर मैं वो भी करने को तैयार हूं। मेरा तुषार गांधी को चैलेंज है कि आप कागज लेके आओ, मैं इतने कागज लेके बैठा हूं कि आधे घंटे के डिबेट में ये धमकियां नहीं दे रहा हूं मैं। अरे तो क्या चिट्ठी है रंजीत जी आपके पास? लास्ट टाइम में आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास पूरे कागज है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। क्या मैं सच दिखाऊंगा ना, आप दिखाओ कहां पे है, क्या ओरिजिनल कागज है, क्या डॉक्यूमेंट, आर्काइवल एविडेंस है। मैं एक एक पेपर दिखा के कोर्ट में आप कंडक्ट करो डिबेट, एक 1-to-1 आप डिबेट करो और उसे जूरी बिठाओ, उसके ऊपर हम कागज पेश करेंगे, हमारा कहना पेश करेंगे। टीवी पर जूरी नहीं बैठता सर, लेकिन बातचीत होती है। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहे ताकि जनता समझे कि क्या एक फोरम ठीक है। रंजीत जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि मैं पुरुषों की कोई चिट्ठी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसी चिट्ठी है। कौन सी चिट्ठी है सर? आप दिखाइए, मत बताइए क्या है वो चिट्ठी में। सर 1919 में अमृतसर का जालियनवाला बाग आंदोलन जो हुआ, जालियनवाला का कांड जो हुआ, उसके बाद गांधी ने अपना सत्याग्रह वापस लिया है। उसमें उन्होंने ब्रिटिशों की माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों
के लोगों ने जो शर्मनाक व्यवहार किया है, पर्टिकुलर वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात में कुछ दंगे हुए, उसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा गया, उसकी माफी मांगी है। और उन्होंने इस जालियनवाला बाग के कांड का जिक्र तक नहीं किया है। सुनो 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 जालियनवाला बाग का कांड भी नहीं किया। और एक साल के बाद जालियनवाला बाग के बारे में ये कहा कि जालियनवाला बाग के लोग कायर है, अगर वो शूर होते तो वो उनसे लड़ते, और लड़ते लड़ते मरते। ये गांधी ने 1 साल के बाद कहा, मेरे पास सब चिट्ठियां आई है। तुषार जी, तो गांधी ने जब कहते हैं कि मैं ब्रिटिशों की माफी मांगता हूं, 2 बिंदु है। ठीक है, इसका वो जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज अब सुन लीजिए रंजीत जी। तुषार जी, आप इसका भी जवाब दीजिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि माफीनामा नहीं था, जनरल एमनेस्टी दया याचिका, क्योंकि जो चिट्ठी भी विक्रम संपत ने डाली है 25 जनवरी की महात्मा की, उसमें उन्होंने कहा है एक संक्षिप्त याचिका आप तैयार कराएं और कहे कि भाइयों द्वारा राजनीतिक अपराध था। कितने लोगों को वो संयुक्त दया याचिका की दया और क्षमा मिली थी? एक ही आदमी को मिली थी ना। उसका अंजाम तो एक ही आदमी को, फायदा तो एक ही आदमी को मिला था। आप चाहे कहे कि वो जनरल एमनेस्टी थी, इट वाज एम्ड फॉर वन पर्सन। रंजीत जी ने छूट गए थे। रंजीत जी ने बहुत गलत, रंजीत जी ने झूठ बात की थी। रंजीत जी ने एक झूठी बात की है और इसका स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूँ। ठीक है रंजीत जी, आपने बड़ा आरोप लगाया महात्मा पर, एक बार उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। एक बार जवाब सुन लीजिए। अंजना जी ये गलत बात कर रहे थे, मेरा एक बात सुन लीजिए। सभी क्रांतिकारी 1918 से 1921 के बीच में छोड़े गए, केवल सावरकर को 1924 में छोड़ा गया। तो सावरकर को क्या फायदा हो गया? ठीक है, अब तुषार जी क्या 14 साल जेल, उसके बाद 13 साल 27 साल के लिए उन्हें बंद करके रखा गया। ठीक है, बोलिए तुषार जी। जो जलियांवाला बाग की बात की और आंदोलन वापस लेने की बात की और अंग्रेजों को माफी मांगने की बात की, रंजीत जी को मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इतिहास में ये बात है चौरी चौरा के बारे में। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में गांव में एक भीड़ में जो पुलिस वाले थे, पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी में बंद करके जला के मारा था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। और उसकी खबर जब बापू को मिली थी तो उनको सदमा लगा था और उन्होंने कहा था कि ये एक शर्मनाक बात है और मैं इसके कारण मेरा आंदोलन वापस ले रहा हूं। उसका जलियांवाला बाग से कोई रिश्ता नहीं था। आप अगर इतिहास पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा। वो चौरी चौरा की बात थी, जलियांवाला बाग की बात नहीं। ठीक है, अब एक बार तुषार जी मैं जरा आना चाहती हूँ महात्मा की हत्या पर, क्योंकि आपने भी चौरी चौरा पे दूसरी बात थी 1919। मैं ये दोहराता हूँ, 1919 का जो आंदोलन 1919 में पीछे लिया है, 21 को वापस शुरू हुआ है। 1919 में जो पीछे लिया है उसका लेटर पे ढूंढ, वो चिट्ठी आपको सामने लाना होगा, क्योंकि ऐसे तथ्यहीन बात नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगले विषय पर आते हैं, जो आपने लेट्स किल गांधी भी लिखी है तुषार जी। जालियांवाला बाग के बारे में कहा था जी, थोड़ा सा रुकिए। जालियांवाला बाग के बारे में कहते हैं, men and women who died in Jallianwala Bagh were not martyrs or heroes. Had they been heroes, when General Dyer came on the scene in all his pride, they would have fought with the swords or sticks or would have stood up before him and faced the death. ये आपका दावा है कि महात्मा गांधी की चिट्ठी है? पेज 346 आपका दावा है महात्मा गांधी की चिट्ठी? बाग के यस, ये कंप्लीट कहां से लिया आपने? गांधी सेवा और ने पब्लिश किया है, ये ऑफिशियल पब्लिश है। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, पेज वॉल्यूम 21 पेज 346 है। जालियांवाला बाग के मार्टिस को गाली दी है इन्होंने, कॉवर्ड्स बोल के गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या पर आते हैं। तुषार गांधी जी, आपने किताब भी लिखी है लेट्स किल गांधी, उसमें आपने जिक्र किया है और आप सावरकर को सीधा इससे लिंक करते हैं, लेकिन ना उस समय ये साबित हो पाया, ना 66 में जब कपूर कमीशन बैठा। तो ऐसे में कैसे आप सीधे लिंक करते हैं सावरकर को महात्मा की हत्या से? ये साबित नहीं किया गया, नहीं हुआ ऐसा नहीं था, ये नहीं साबित नहीं किया गया था। अगर पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्वालियर से जो बंदूक नथुराम गोडसे को मिली 2 दिन पहले, हत्या के 2 दिन पहले, उसकी बारे में तहकीकात सबसे कमजोर की गई थी कि वो ग्वालियर की जो बंदूक थी वो ग्वालियर पैलेस से, जो ग्वालियर का तब का सावरकर का सबसे बड़ा भक्त परचूरे था, उस द्वारा नथुराम को कैसे दिलवाई गई थी। और कपूर कमीशन में सावरकर के 2 जो खास कसार और दामले करके सहायक थे, उन्होंने ये कहा था कि न सिर्फ 16-17 जनवरी को लेकिन 27 जनवरी को भी
नथुराम और आप्टे सावरकर को मिलने सावरकर सदन आए थे, और तब तक नथुराम पूरे बंबई में एक अच्छी बंदूक की खोज में मारा मारा फिर रहा था और उसको मिल नहीं रही थी हत्या के 3 दिन पहले तक। और उसके बाद 28 तारीख को सावरकर को मिलने के बाद नथुराम सीधा दिल्ली जाता है, दिल्ली से ग्वालियर जाता है और सीधा परचूरे के पास जाके कहता है कि मुझे बंदूक की जरूरत है, मुझे ये काम करना है और मुझे ये बंदूक दिलवानी होगी। परचूरे भी सावरकर भक्त है, और तब जाके उसको वो बंदूक प्राप्त होती है। और खून के बाद ग्वालियर में सभा लेके परचूरे पुरजोर से ये ऐलान करता है कि जिस बंदूक से हत्या की गई गांधी की, वो हम ही ने ग्वालियर से भेजी थी। अभी अभी ग्वालियर की हिंदू महासभा ने भी इसके पुष्टिकरण किया है कि हम ही ने वो हथियार भेजा था। और वो परचूरे का कांटेक्ट देने का जो लिंक था वो कपूर कमीशन में हिंट किया गया। कपूर कमीशन का जो ब्रीफ दिया गया था, जो इंक्वायरी ब्रीफ था, उसमें उनको सावरकर को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन फिर किसने बचाया सर? नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसने बचा दिया फिर सावरकर? कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली वो बहुत एसेंशियल था कि सावरकर को इम्प्लीकेट ना करे, क्योंकि एक डर था कि अगर सावरकर को इम्प्लीकेट किया जाएगा और कन्विक्ट किया जाएगा तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू भी कांग्रेस से गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं उनकी मृत्यु के फौरन बाद और फिर 66 में दोनों वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी की महात्मा की हत्या के केस में? मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि जब जो चीफ इन्वेस्टिगेटर था जिमी नगरवाला, और वो जब गए प्रोसिक्यूटर के साथ दिल्ली गए और सरदार पटेल को मिले और कहा कि हमें लगता है कि सावरकर इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर इन दिस कॉन्स्पिरेसी, तो उसे अरेस्ट करने की हमें परमिशन दी जाए, तो सरदार पटेल ने उनको साफ ये कहा था कि इफ यू थिंक दैट यू विल इम्प्रेस द गवर्नमेंट बाय अरेस्टिंग हिम, डोंट डू दैट। If you are going to arrest him only if you have enough proof to convict him। और तब उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि he cannot escape। ठीक है रंजीत जी। पर जब प्रोसिक्यूशन ने केस कोर्ट में दाखिल किया तो सबसे कमजोर जो 2 प्रूफ एविडेंसेस थे सावरकर के खिलाफ, वही उन्होंने पेश किए। तो वो एक बात सरदार पटेल के साथ जो बात की गई थी और जो को प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में किया, उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क था। और ये फर्क क्यों था, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं। ठीक है रंजीत जी, आप जवाब दे रहे थे। मैं कमीशन के रिपोर्ट कैसे मुंबई में वो मिले, सावरकर सदन गए, वहां से लेकर तमाम लिंक्स को वो जोड़ रहे हैं, इस पर सीधा जवाब। उनके जो सेक्रेटरी, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि वो कहते हैं कि उनके सेक्रेटरी और उनके बॉडीगार्ड ने कपूर कमीशन के सामने साक्ष्य दी। मेरे पास लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, 148 विटनेसेस वर एग्जामिन्ड, उसमें उनके सेक्रेटरी का नाम है ना इसका नाम है। तो ये नेशनल चैनल पे वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि उनके सेक्रेटरी ने कहा, उनके इसने कहा, तो ऐसी झूठी बात है। और दूसरी बात, वो कभी खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया तो मैं तो कहता हूं फिर नेहरू का क्या इंटरेस्ट था गांधी के मर्डर में? ये देश को पता चले कि अगर गांधी हत्या का सच दबाया गया, और ये कहते हैं कि सावरकर को इम्प्लीमेंट किया गया, सावरकर की पॉलिटिकल करियर पूरी, प्रधानमंत्री तो थे ना, बीच में मत बोलो ना, मैं भी नहीं बोला ना आपके बीच में। तो ठीक है, बोलिए रंजीत जी, पूरी कीजिए। आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, आईबी का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर, तब आईबी का चीफ जो संजीवी थे वही दिल्ली पुलिस के चीफ थे, ही वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू नेहरू। तो मेरा ये कहना है कि नेहरू का क्या उसमें ये था कि सावरकर गांधी हत्या का जो कुछ इन्वेस्टिगेशन, जो अभी इन्होंने खुद कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया या उसे दबाया गया, मैं तो कहता हूं सावरकर को इंप्लीमेंट किया गया, उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय हो गया। हिंदू महासभा जो नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, 16% वोट शेयर थे उनके, वो डिमोलिश हो गई पॉलिटिक्स से। आरएसएस के वर्कर्स, बस शक आ गया ये आदमी आरएसएस का, उसकी नौकरी चली गई। हजारों, मतलब करीबन 40 to 50,000 फैमिलीज को नौकरी गंवानी पड़ी, उनको जेल में डाला गया, लोगों को इतने अत्याचार हुए, और ये कहते इम्प्लीकेट नहीं किया। और ये सरेआम झूठ कहते हैं कि उनका सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड आके कपूर में, मेरे पास लिस्ट है, 148 विटनेस वर एग्जामिन्ड। मेरा वापस चैलेंज चाहिए, ये आदमी बहुत झूठ बोलते रहता है बार बार, आमने सामने अगर वो हो जाएगा तो मैं मेरे कागज लेके आऊंगा। सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ बात करें। तुषार जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर, एक लाइन में सिर्फ जवाब देना होगा, वक्त की बहुत कमी है।
तुषार जी। झूठ का प्रचार सत्य से ही उसको काउंटर करना पड़ेगा और हम वही करते रहे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। शायद टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हुआ हो जब महात्मा गांधी के परपौत्र और दामोदर सावरकर के भी पोते रंजीत सावरकर हमारे साथ आज तक पर जुड़े हुए थे। आप सभी का धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।